अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। पिछले दिनों जैक ने क्लास 10वीं और 12वीं का मॉडल क्वेश्चन जारी कर दिया है। 2025 में होने वाले फ़ाइनल इम्तहान के लिए बतौर नमूना, बतौर सैम्पल पेपर हम कह सकते हैं, यह क्वेश्चन जारी किया गया है। 10वीं और 12वीं के सभी सब्जेक्ट का मॉडल क्वेश्चन जारी किया गया है, जिसमें से आप यहाँ आज देखेंगे 12वीं क्लास का उर्दू का मॉडल क्वेश्चन। और 12वीं क्लास के भी उन स्टूडेंट्स के लिए यह मॉडल क्वेश्चन है जिन्होंने 100 नंबर का उर्दू इलेक्टिव ले रखा होगा। जिन लोगों ने उर्दू इलेक्टिव रखा होगा उन्हीं के लिए यह मॉडल क्वेश्चन आज मैं आप लोगों के सामने लेकर के हाजिर हुआ हूँ। इसके ऊपर बातचीत करना चाहता हूँ। आप यहाँ पे देखें, क्लास 12वीं उर्दू इलेक्टिव का मॉडल क्वेश्चन। आप लोगों को मालूम ही है कि 2025 में होने वाले फ़ाइनल इम्तहान का पैटर्न बिल्कुल वही है जिस पैटर्न पे पिछले साल 2024 में एग्ज़ाम हुआ था। यहाँ पे आम हिदायत पढ़ लेते हैं। आम हिदायत में लिखा हुआ है, इस सवालनामे में 2 हिस्से हैं, हिस्सा ए और बी। हिस्सा ए में 30 मारूजी सवालात हैं जो दरसी और गैर दरसी इक़्तिबास और सवाल की सूरत में हैं। हर सवाल 1 नंबर का है। यहाँ पे एक नई चीज़ है, यहाँ पे लिखा है 2 नंबर में हिस्सा ए में 30 मारूजी सवालात हैं। मारूजी सवालात पिछले साल भी थे, पिछले साल के भी मॉडल क्वेश्चन में थे, लेकिन यहाँ पे एक नई बात वो ये लिखा है कि जो दरसी और गैर दरसी इक़्तिबास और सवाल की सूरत में है। दरसी और गैर दरसी इक़्तिबास की सूरत में यहाँ पे कुछ सवालात देखने को मिलेंगे। ठीक है। 3 नंबर में है, हिस्सा बी को 3 हिस्सों में बांटा गया है। हिस्सा अलीफ, बे और जिम सभी के लिए ज़रूरी हिदायत इन सवालों के सामने दर्ज है। ठीक है। अब यहाँ पे सेक्शन ए, जिसे हम हिस्सा ए कहेंगे, हिस्सा ए में देखें, यह एक गैर दरसी नसरी इक़्तिबास है जिसमें 5 सवाल हैं। सभी का जवाब देना ज़रूरी है। हर सवाल 1 नंबर का है। यहाँ पे सबसे पहले सवाल नंबर 1 से लेकर के 5 तक, सवाल नंबर 1 से लेकर के 5 तक आपको जो सवाल दिया हुआ है वो सवाल दिया हुआ है गैर दरसी नसरी इक़्तिबास से। गैर दरसी नसरी इक़्तिबास का मतलब हुआ कि यहाँ पे जो इक़्तिबास, जो पैराग्राफ दिया हुआ है वो आपके टेक्स्ट बुक से नहीं है, बल्कि टेक्स्ट बुक के बाहर से इस पैराग्राफ को उठा करके यहाँ पे रख दिया गया है और इसी से कंसर्निंग, इसी से मुतल्लिक 5 सवालात पूछे गए हैं। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे चाहे वो दरसी नसरी इक़्तिबास हो या शेरी इक़्तिबास हो, जो भी इक़्तिबास वाले सवालात होते हैं उन सवालात को हल करने का मैं पहले ही तरीका बतलाया हूँ। और वो तरीका ये होना चाहिए कि आप इक़्तिबास पढ़ने से पहले, इक़्तिबास पढ़ने से पहले आप इससे कंसर्निंग, इससे मुतल्लिक एक एक करके सवाल को देखते जाएं और सवाल देखने के बाद उसका जवाब इक़्तिबास से ढूंढने की कोशिश करें। आपको आसानी से इसका जवाब मिल जाएगा। यह तरीका ख़ास करके वो स्टूडेंट्स अपना सकते हैं जो थोड़े अपने आप को उर्दू में या किसी और भी सब्जेक्ट में कमज़ोर महसूस करते होंगे। हालांकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जो एक बार इक़्तिबास को पढ़ लेंगे। इक़्तिबास को पढ़ लेने के बाद अगर वो एक एक करके सवाल पढ़ते जाएंगे तो उसका जवाब भी वो देते जा सकते हैं, उसका जवाब भी वो आसानी से दे सकते हैं। लेकिन मेरे ख़्याल से सभी स्टूडेंट्स के लिए बेहतर ये होगा कि आप पहले सवाल देखें और सवाल देखने के बाद उसका जवाब इक़्तिबास से ढूंढने की कोशिश करें। ठीक है। यहाँ पे मैं वही करता हूँ कि एक एक करके पहले सवाल देखते जाता हूँ और सवाल देख करके उसका जवाब ढूंढने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। यहाँ पे सवाल नंबर 1 है, भारत सरकार ने माजूरी एक्ट कब मंजूर किया?
सवाल है भारत सरकार ने माजूरी एक्ट कब मंजूर किया। पढ़ते हैं इक़्तिबास में लिखा है भारत सरकार ने माजूरी एक्ट 1955 में मंजूर किया। ठीक है ना, आसानी से इसका जवाब यहाँ पे मिल जा रहा है। पहला ही जुमला में सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जिम 1955। ठीक है, आगे पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। अब आगे सवाल पढ़ते हैं और फिर से जवाब ढूंढते हैं। सवाल नंबर 2, कौन सा कानून माजूरों के लिए भी यकसां हुकूक की बात करता है। कौन सा कानून, यहाँ पे कानून 1955 की बात हो रही है, तो जवाब तो यही होना चाहिए माजूरी एक्ट 1955 बे। फिर भी हम लोग पढ़ के यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे लिखा क्या है, जवाब यहाँ से ढूंढने की कोशिश करते हैं। यह कानून बयान करता है कि माजूरों के भी यकसां हुकूक हैं। माजूरों के भी यकसां हुकूक हैं। सवाल है कौन सा कानून माजूरों के लिए भी यकसां हुकूक की बात करता है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन ब माजूरी एक्ट 1955। ठीक है, सवाल नंबर 3 है हुकूमत माजूर बच्चों को कैसी तालीम मुहैया कराएगी। देखते हैं पढ़ करके इक़्तिबास, जहाँ तक पढ़े थे उसके आगे पढ़ते हैं। हुकूमत समाज में उनके लिए तमाम सहूलतें फराहम करेगी। हुकूमत ऐसे माजूर बच्चों को मुफ्त तालीम मुहैया कराएगी। कैसी तालीम, तो जवाब होगा मुफ्त तालीम। ऑप्शन देखते हैं मुफ्त तालीम कहाँ पे दिया है। हुकूमत माजूर बच्चों को कैसी तालीम मुहैया कराएगी, अलिफ मुफ्त तालीम। सही जवाब ऑप्शन अलिफ ही होगा, मुफ्त तालीम। ठीक है, सवाल नंबर 4 है माजूरों को अवामी जगहों पर जाने के लिए हुकूमत ने क्या बनाने की बात की है। सवाल है माजूरों को अवामी जगहों पर जाने के लिए हुकूमत ने क्या बनाने की बात की है। पढ़ते हैं इक़्तिबास और देखते हैं क्या जवाब मिलता है। जहाँ तक पढ़े थे उसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है ना, हुकूमत ऐसे माजूर बच्चों को मुफ्त तालीम मुहैया कराएगी और उनको कौमी धारे से जोड़ेगी। यह कानून यह भी बयान करता है कि तमाम अवामी जगहों जैसे स्कूल, इमारतों वगैरह में माजूरों के लिए रैंप बनाकर उन्हें पहुंचने के काबिल बनाए जाएं। रैंप बनाने की बात करती है। ठीक है ना, सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 4 का रैंप। माजूरों को अवामी जगहों पर जाने के लिए हुकूमत ने रैंप बनाने की बात की है, ऑप्शन जिम रैंप। ठीक है, इसके बाद सवाल नंबर 5 है। सवाल नंबर 5, हुकूमत समाज में किसके लिए तमाम सहूलतें फराहम करेगी। अलिफ बच्चों के लिए, ब बेटों के लिए, जिम बूढ़ों के लिए, दाल माजूरों के लिए। चूँकि बात यहाँ पे माजूरों के लिए हो रही है, इसलिए इक़्तिबास हम लोग पढ़े ना पढ़ें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन दाल माजूरों के लिए। ठीक है, ठीक है, इस तरह से गैर दरसी नसरी इक़्तिबास से यही 5 सवालात थे। अब आगे देखते हैं आगे सवाल में क्या दिया है। आगे सवाल है, यह एक गैर दरसी शेरी इक़्तिबास है जिसमें 5 सवाल हैं, सभी का जवाब देना ज़रूरी है। हर सवाल 1 नंबर का है। ठीक है ना, यहाँ पे गैर दरसी शेरी इक़्तिबास। अब यहाँ पे जो सवाल आपको 6 नंबर से लेकर के 10 तक देखने को मिलेंगे, वो सभी सवाल इसी शेरी इक़्तिबास से दिया हुआ है। यह सवाल भी आपको गैर दरसी शेरी इक़्तिबास से दिया गया है। गैर दरसी शेरी इक़्तिबास का मतलब हुआ कि आपके टेक्स्ट बुक में शामिल यह अशार नहीं है। टेक्स्ट बुक के बाहर का यह शेरी इक़्तिबास यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, फिर वही बात हम कहना चाहेंगे कि हम लोग अशार पढ़ने से पहले एक एक करके सवाल पढ़ते जाते हैं और सवाल पढ़ करके जवाब इन अशार से ढूंढने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 6 है, क्या कौम की खिदमत एहसान है। सवाल है क्या कौम की खिदमत एहसान है।
अशार को पढ़ के समझना पड़ेगा, तभी आप इस सवाल का जवाब दे पाएंगे। देखते हैं पढ़ करके। गर कौम की खिदमत करता है, एहसान तू किस पर धरता है। गर कौम की खिदमत करता है, एहसान तू किस पर धरता है। क्यों गैरों का दम भरता है, क्यों खौफ के मारे मरता है। उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। तो यहाँ पे जो सवाल दिया है, क्या कौम की खिदमत एहसान है, तो इसका जवाब होना चाहिए ऑप्शन ब, नहीं। कौम की खिदमत कोई एहसान नहीं है। ठीक है ना। हूबहू जवाब आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा है, लेकिन आपको इक़्तिबास पढ़ के समझ के इसका जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखें सवाल नंबर 7। जो उम्रें, इसके बाद देखते हैं यहाँ खाली जगह में क्या लफ्ज़ आना चाहिए। जो उम्रें मुफ्त गंवाएगा, देखिए इसी मिसरा में इसका जवाब आपको मिल रहा है, जो उम्रें मुफ्त गंवाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन अलीफ, मुफ्त। जो उम्रें मुफ्त गंवाएगा। ठीक है ना, आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन अलीफ, मुफ्त। ठीक है। सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 है, जो उम्रें मुफ्त गंवाएगा वो आखिर में क्या करता है। जो उम्रें मुफ्त गंवाएगा वो आखिर में क्या करता है। देखिए पढ़ करके। जो उम्रें मुफ्त गंवाएगा वो आखिर को पछताएगा। वो आखिर को पछताएगा। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, अलिफ में खुश होता है, ब दुखी होता है, जिम चिल्लाता है, दाल पछताता है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन दाल, पछताता है। ठीक है ना। सवाल नंबर 9 है, शायर उठने के बाद क्या करने को कह रहा है। अलिफ में दिया है कमर बांधने को कह रहा है, ब कुछ नहीं करने को कह रहा है, जिम सो जाने को कह रहा है, दाल शोर मचाने को कह रहा है। तो यहाँ पे सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन अलिफ, कमर बांधने को कह रहा है। आप यहाँ पे अशार पढ़ेंगे तो देखेंगे, उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। ठीक है ना। ठीक है, आगे देखें सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 है, फिर देख खुदा क्या करता है से शायर क्या कहना चाहता है। फिर देख खुदा क्या करता है से शायर क्या कहना चाहता है। अलिफ हर काम आसान हो जाएगा, ब किसी काम में दुश्वारी नहीं होगी, जिम बिगड़े काम भी बन जाएंगे, दाल इनमें सभी। यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा इनमें सभी। उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। फिर देख खुदा क्या करता है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे सवाल नंबर 10 तक आपका कंप्लीट होता है। आगे देखा जाए सवाल नंबर 11। यहाँ पे फिर से इक़्तिबास दिखाई पड़ रहा है। यह एक दरसी नसरी इक़्तिबास है। दरसी नसरी इक़्तिबास। यहाँ पे जो इक़्तिबास आपको पढ़ने को मिलेगा वो आपके टेक्स्ट बुक से दिया हुआ है, जिसमें 5 सवाल हैं। सभी का जवाब देना ज़रूरी है। हर सवाल 1 नंबर का है। ठीक है, यहाँ पे आप चाहें तो इक़्तिबास पहले पढ़ सकते हैं, और नहीं तो फिर हम लोग डायरेक्ट सवाल देखेंगे, और सवाल देखने के बाद इसकी जवाब और नहीं तो फिर डायरेक्ट हम लोग सवाल देखेंगे और सवाल का जवाब एक एक करके ढूंढने की कोशिश करेंगे। सवाल नंबर 11 यहाँ पे है, काशी को किन किन नामों से जाना जाता है। काशी पढ़ के देखते हैं। काशी के आर्या मंदिर में पंडित अमरनाथ की तकरीर हो रही है। नाजरीन मशहूर बैठे हुए हैं। प्रोफेसर दाननाथ ने आगे खिसक कर अपने दोस्त बाबू अमृत राय के कान में कहा। रटी हुई तकरीर है। अमृत राय स्टेज सुनने में महू थे। उसका जवाब ना दिया। दाननाथ ने फिर कहा, साफ रटी हुई तकरीर है, यहाँ बैठना फजूल है, टेनिस का वक्त निकला जा रहा है। यहाँ पे इस इक़्तिबास में कहीं पे ये नहीं दिया हुआ है कि काशी को और किन किन नामों से जाना जाता है। यहाँ पे इसका जवाब आपको खुद से जानना पड़ेगा।
यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है अलिफ काशी, ब वाराणसी, जीम बनारस, दाल इनमें सभी। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन दाल इनमें सभी। ठीक है ना, काशी को काशी के अलावे वाराणसी या बनारस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। सवाल नंबर 12 है पंडित अमरनाथ की तकरीर कहाँ हो रही थी। यहाँ पे अभी इक़्तिबास पढ़े थे, पढ़ने के बाद पता नहीं आपको याद हुआ या नहीं हुआ। ऑप्शन यहाँ पे देखें, ऑप्शन देखने के बाद मालूम होगा। ऑप्शन अलीफ में है दिल्ली में, ब पटना में, जीम काशी के आर्या मंदिर में, दाल इनमें कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन जीम काशी के आर्या मंदिर में। पंडित अमरनाथ की तकरीर काशी के आर्य मंदिर में हो रही थी। अगर आपको जवाब याद ना हो तो आप फिर से इक़्तिबास पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे इक़्तिबास लिखा है काशी के आर्या मंदिर में पंडित अमरनाथ की तकरीर हो रही है। ठीक है, पहले ही जुमले में इसका जवाब छिपा हुआ है, दिया हुआ है। सवाल नंबर 13, प्रोफेसर दान नाथ ने अपने दोस्त के कान में क्या कहा। यह तकरीर बार बार सुनी है, ब रटी हुई तकरीर है, जीम बकवास तकरीर है, जीम दाल हो जाएगा यहाँ पे, दाल बहुत उम्दा तकरीर है। आपको याद पता नहीं हो या ना हो, इसका जवाब सही होना चाहिए ऑप्शन ब रटी हुई तकरीर है। प्रोफेसर दान नाथ ने अपने दोस्त के कान में कहा था कि यह तकरीर रटी हुई तकरीर है। याद ना हो तो आप इसे फिर से पढ़ के देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा क्या है, काशी के आर्या मंदिर में पंडित अमरनाथ की तकरीर हो रही है, नाजरीन मशहूर बैठे हैं। प्रोफेसर दाननाथ ने आगे खिसक कर अपने दोस्त बाबू अमृत राय के कान में कहा, रटी हुई तकरीर है। ठीक है ना, तो जवाब हो जाएगा रटी हुई तकरीर है। सवाल नंबर 14, सवाल नंबर 14 है दाननाथ के मुताबिक किसका वक्त निकला जा रहा था। अलीफ कबूतरबाजी, ब कबड्डी, जीम टेनिस, दाल क्रिकेट। सही जवाब होगा ऑप्शन जीम टेनिस। आपको इक़्तिबास पढ़ने के बाद याद हो जाए तो बेहतर, नहीं याद हो तो आप इक़्तिबास पढ़ के इसका जवाब ढूंढ सकते हैं। ठीक है, सही जवाब ऑप्शन जीम टेनिस होगा यहाँ पे। सवाल नंबर 15, सवाल नंबर 15 है यह इक़्तिबास प्रेमचंद के किस नावल से लिया गया है। अलीफ बेवा, ब हज्जे अकबर, जीम कफन, दाल इनमें सभी। यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए कि ऑप्शन अलीफ बेवा यह प्रेमचंद का नावल है और यही नावल आपके दरसी किताब में शामिल है। हज्जे अकबर अफसाना है, कफन भी अफसाना है। यहाँ पे सवाल साफ साफ पूछा है यह इक़्तिबास प्रेमचंद के किस नावल से लिया गया है। तो नावल सिर्फ यहाँ पे एक ही है और वो ऑप्शन अलीफ बेवा है, और बेवा आपके निसाब में शामिल भी है, इसलिए यहाँ पे आप ऑप्शन अलीफ बेवा में टिक कर सकते हैं, सही जवाब का चुनाव कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखा जाए। यह एक दरसी शेरी इक़्तिबास है। फिर से एक और इक़्तिबास, यह एक दरसी शेरी इक़्तिबास है, यानी कि जो इक़्तिबास यहाँ पे दिया हुआ है वो आपके टेक्स्ट बुक से दिया हुआ है। दरसी शेरी इक़्तिबास जिसमें 5 सवाल हैं, सभी का जवाब देना ज़रूरी है, हर सवाल 1 नंबर का है। ठीक है, आप चाहें तो इन अशार को पढ़ सकते हैं और नहीं तो फिर हम लोग डायरेक्ट सवाल में आ जाएंगे। यहाँ पे हम डायरेक्ट सवाल में आ जाते हैं और सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 16, कुछ बरस पहले शायर कहाँ पहुँच जाता था। कुछ बरस पहले शायर कहाँ पहुँच जाता था। पढ़ते हैं शेर। कुछ बरस पहले सवेरे मुँह अंधेरे एक पहाड़ी पर पहुँच जाते थे हम। एक पहाड़ी पर पहुँच जाते थे हम। कहाँ पहुँच जा रहे हैं, पहाड़ी पे। ऑप्शन अलीफ में है पहाड़ी पर, यही ऑप्शन आपका सही होगा। सवाल नंबर 17, शायर जिस तकिया का इस्तेमाल करता है वो कैसा है। पढ़ें आगे, आगे पढ़ के देखते हैं। एक काले सख्त तकिए से उठाकर अपना सर
एक काले सख्त तकिए से, काले सख्त तकिए। ऑप्शन देखें, ऑप्शन में क्या दिया है? अलिफ में है नर्म व मुलायम, ब में काला और सख्त। सही जवाब ऑप्शन ब ही होगा, काला और सख्त। शायर जिस तकिया का इस्तेमाल करता है वो कैसा है? काला और सख्त। ठीक है। सवाल नंबर 18, किस तरह का सूरज उभर कर देख लेता था? किस तरह का सूरज उभर कर देख लेता था? पढ़ते हैं शेर। कुछ बरस पहले सवेरे मुँह अंधेरे, एक पहाड़ी पर पहुँच जाते थे हम, एक काले सख्त तकिए से उठाकर अपना सर, अध जगह सूरज उभर कर देख लेता था हमें। अध जगह सूरज। देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया है। अलिफ में दिया है निकला हुआ सूरज, ब डूबा हुआ सूरज, जिम अध जगह सूरज। सही ऑप्शन ऑप्शन जिम ही होगा, अध जगह सूरज। ठीक है ना। सवाल नंबर 19, सूरज को किस नाम से जानते हैं? अलिफ आफताब, ब महताब, जीम चांद, दाल इनमें सभी। यहाँ पे सूरज को आफताब के नाम से जाना जाता है। सूरज का मुतरादिफ लफ्ज़ आफताब होता है। महताब चांद को कहते हैं और यहाँ पे ऑप्शन जी में भी चांद दिया हुआ है। ठीक है। यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा 19 का अलिफ। ठीक है। सवाल नंबर 20, शगुफ्ता ताजगी कहाँ फैल जाती थी? शगुफ्ता ताजगी कहाँ फैल जाती थी? ऑप्शन अलिफ खून में, ब दिमाग में, जीम कान में, दाल जिस्मो जामे। इसका जवाब शेर को पढ़ के देखना पड़ेगा। शेर देखते हैं। हाथ वो हमसे मिलाता था, बसद हुस्ने तपाक, जिस्मो जामे फैल जाती थी शगुफ्ता ताजगी। शगुफ्ता ताजगी। सवाल है शगुफ्ता ताजगी कहाँ फैल जाती थी? तो जवाब होगा ऑप्शन दाल जिस्मो जामे। ठीक है। ठीक है। इस तरह से सवाल नंबर 20 तक हमारा कंप्लीट होता है। अब आगे देखा जाए। आगे सवाल है, इस हिस्से में कुल 10 सवाल हैं, सभी के जवाब लाजमी है, हर सवाल 1 नंबर का है। अब यहाँ पे जो भी सवालात आपको देखने को मिलेंगे वो इक़्तिबास से नहीं है। सवाल नंबर 1 से लेकर के 20 तक इक़्तिबास से पूछे गए सवालात थे, और अगर इस तरह के सवालात फ़ाइनल इम्तहान में आ जाते हैं तो आपके लिए यह बहुत ही बेहतर होगा और आप आसानी से 20 में 20 नंबर ला सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मॉडल क्वेश्चन में तो ज़रूर इक़्तिबास दिया है। अब जैक के ज़रिए जो फ़ाइनल सवाल आपको देखने को मिलेगा जब आप इम्तहान हॉल में रहेंगे, वहाँ पे इक़्तिबास होता है या नहीं दिया रहता है, ये तो एग्ज़ाम के दिन ही मालूम होगा। क्योंकि इसके पहले भी कई बार ऐसा देखा गया है कि मॉडल क्वेश्चन कुछ पैटर्न पे हुआ करता है और फाइनल इम्तहान में क्वेश्चन सेट करने वाले पता नहीं वो मॉडल क्वेश्चन देखते हैं या नहीं भी देखते हैं, और वो अपने तरीके से सवाल सेट कर दिया करते हैं। तो अगर इक़्तिबास रहे फाइनल इम्तहान में भी तो बहुत बेहतर, और नहीं रहे तो फिर कोई दूसरा उसका ऑप्शन नहीं है, आपको एक एक सवाल का जवाब देना ही पड़ेगा। ठीक है। ठीक है, चलें आगे देखें। यहाँ पे सवाल नंबर 21 देखा जाए। सवाल नंबर 21 है, उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है? अब यहाँ पे आपको इसका जवाब जानना ही पड़ेगा। ऑप्शन अलिफ फ़ारसी, ब अरबी, जीम हिंदी, दाल तुर्की। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन दाल तुर्की। उर्दू तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है। सवाल नंबर 22, उर्दू ज़बान का रस्म ख़त क्या है? रस्म ख़त स्क्रिप्ट, लिपि है ना। अलिफ फ़ारसी रस्म ख़त। सही जवाब ऑप्शन अलिफ ही होगा, फ़ारसी रस्म ख़त। उर्दू ज़बान का रस्म ख़त फ़ारसी रस्म ख़त है। ठीक है ना। आप याद रखेंगे स्क्रिप्ट, लिपि। जब आप इम्तहान हॉल की कॉपी में लिखेंगे तो वहाँ पे लिखेंगे फ़ारसी। कई स्टूडेंट्स यह सवाल पूछा करते हैं कि सर लिपि में स्क्रिप्ट में क्या भरें, तो वहाँ पे आप लिखेंगे फ़ारसी। ठीक है। सवाल नंबर 23,
आपके निसाब में एहतिशाम हुसैन का कौन सा मजमून शामिल है? एहतिशाम हुसैन का अलिफ फोटोग्राफ़र, ब उमराव जानदा, जिम रोशनाई, दाल खोजी एक मुताला। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन दाल खोजी एक मुताला। खोजी एक मुताला तनकीदी मजमून के तौर पे आपके निसाब में शामिल मजमून है। सवाल नंबर 24, बलवंत सिंह का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? ऑप्शन अलीफ सुकून की नींद, ब कफन, जिम आगरा बाज़ार, दाल लम्हे। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन दाल लम्हे। बलवंत सिंह का अफसाना लम्हे आपके निसाब में शामिल अफसाना है। सवाल नंबर 25, उस आबाद खराबे में का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है? उस आबाद खराबे में का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है? अलीफ आप बीती। सही जवाब ऑप्शन अलीफ ही होगा, आप बीती। उस आबाद खराबे में नसरी अदब की सिन्फ आप बीती है। सवाल नंबर 26, रुदाद सफ़र ना छेड़ नासिर, फिर अश्क ना थम सकेंगे मेरे। रुदाद सफ़र ना छेड़ नासिर, फिर अश्क ना थम सकेंगे मेरे। इस शेर के शायर कौन है? शेर के शायर कौन है आपको बताना है। चूँकि यह मक्ता का शेर है, गज़ल का आखिरी शेर है, इसलिए यहाँ पे आपको इसका जवाब ढूंढने में परेशानी नहीं होना चाहिए। ऑप्शन अलीफ गालिब है, ब फ़ानी, जिम नासिर काज़मी, दाल ज़ौक़। सही जवाब हो जाएगा नासिर काज़मी। आप यहाँ पे देखें पहले मिसरे में ही नासिर तखल्लुस इस्तेमाल किया गया है, रुदाद सफ़रना छेड़ नासिर। ठीक है ना, सही जवाब हो जाएगा जिम नासिर काज़मी। सवाल नंबर 27, हाली का पूरा नाम क्या है? अलिफ फ़ानी, ब मुश्ताक हाली, यहाँ पे ऑप्शन भी दिया हुआ है तखल्लुसी दिया हुआ है। अलिफ में फ़ानी, फ़ानी का हाली का पूरा नाम फ़ानी नहीं हो सकता है क्योंकि फ़ानी एक अलग शायर हैं। ब मुश्ताक हाली ऑप्शन गलत है। जिम इकबाल हाली यह भी नहीं होगा। ऑप्शन दाल ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली। सही जवाब ऑप्शन दाल होगा, ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली। ठीक है। सवाल नंबर 28, इसमें किसे कहते हैं? नाम को, ब शाम को, जिम काम को, दाल ख़ानदान को। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन अलीफ नाम को। इसमें किसे कहते हैं? नाम को कहते हैं। ठीक है। सवाल नंबर 29, आग की पूजा करने वाले को क्या कहते हैं? अलिफ दौलतमंद, ब गरीब, जिम आतिश परस्त, दाल इनमें सभी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जिम आतिश परस्त। आतिश की मतलब आग, परस्त माने पूजा करने वाले, आग की पूजा करने वाले आतिश परस्त कहलाते हैं। ठीक है। सवाल नंबर 30, हाथ पीले करना का मानी होगा। हाथ पीले करना अलिफ ज़ख्म पर हल्दी लगाना, ब शादी करना, जिम हल्दी पीसना, दाल इनमें कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ब शादी करना। हाथ पीले करना का मतलब होता है शादी करना। ठीक है। इस तरह से हिस्सा ए का, सेक्शन ए का 30 सवाल कंप्लीट होता है। यह 30 सवाल आपके मारूजी सवाल थे और इन 30 सवालात के जवाबात आपको ढूंढने में या इनके जवाबात देने में आपको कोई परेशानी मेरे ख़्याल से नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अगर इस तरह का सवाल आपको फ़ाइनल इम्तहान में देखने को मिल गया, ख़ास करके इक़्तिबास वाले सवालात, तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। आप आसानी से ज़्यादा सवाल का जवाब दे सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप इसमें हासिल कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, फिर देखते हैं इंशाअल्लाह दूसरे दिन सब्जेक्टिव सवालात के ऊपर बातचीत हम करेंगे। यहाँ पे चूँकि टाइम काफ़ी हो गया और तबीयत भी हमारी नासाज है, इसलिए आज सेक्शन बी को नहीं देखते हैं। सेक्शन बी के सवालात के जवाबात
आपको दिखलाए जाएंगे, इसके ऊपर आपसे बातचीत अगले दिन की जाएगी। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।